वहाँ स्कूल में जाके बोलती हूँ कि मुझे तो सिर्फ बायो में एडमिशन लेना है। मेरे दादाजी बोलते हैं कि बेटा इतने पैसे नहीं है और डॉक्टर बना के क्या कर लोगे तुम, कहाँ से लाओगे इतने पैसे इसकी पढ़ाई का। मेरी मम्मी सुबह उठती थी, खेत में जाती थी, काम करती थी ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो सके। एंड आई गोट ऑल इंडिया 4th रैंक। फिर दादाजी ने एक बार मना कर दिया कि नहीं जाना। एम्स दिल्ली में एडमिशन का दिन आ गया था। वहाँ मैं जैसे ही पहुंची, सबसे बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ ये हो गया। हाय, मेरा नाम प्रियंका है। असल में मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका बेनीवाल है। तो ये जो प्रियंका है, ये डॉक्टर प्रियंका कैसे बनी? असल में मैं इसकी कहानी आपको सुनाने आई हूँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर बहादरा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियों को बाहर भेजना या फिर बाहर पढ़ने जाना एक बड़ी बात मानी जाती है। मतलब बाहर भेजा ही नहीं जाता है लड़कियों को पढ़ने के लिए। तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है। जब मैं 7 साल की थी, मेरे पापा की डेथ हो चुकी होती है। तब मेरे को फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेरे चाचा थे उस टाइम, मेरी स्टडी को मैनेज करने के लिए, फैमिली को देखने के लिए, सब कुछ। तो मुझे उस चीज़ में कोई ध्यान नहीं था, मैं आराम से अपनी पढ़ाई कर रही थी। जब मेरे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले थे, उससे कुछ ही दिन पहले मैं अचानक से घर जाती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि घर पे इतनी भीड़ लगी हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। फिर मुझे पता चलता है कि मेरे चाचा नहीं रहे। तो मैं अचानक से मतलब समझ ही नहीं पाती हूँ, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक, मुझे नहीं समझ आता कि उस टाइम मुझे करना क्या है। सब लोग रो रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मैं रोऊँ या फिर मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं करती, मैं मतलब बोलना ही बंद कर देती हूँ। ना मैं किसी से बात करती हूँ, ना मैं खुद से बात करती हूँ, मैं बस चुप रहती हूँ कुछ दिन के लिए। फिर मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, मैं उन एग्ज़ाम में भी अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे को मतलब ये होता है कि फैमिली में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। मेरे छोटे भाई-बहन हैं, मुझे उनको भी देखना है, घर को भी देखना है और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। फिर मैं ऐसे देखती जाती हूँ, फिर मैं मतलब एग्ज़ाम के टाइम में मैं ज़्यादा प अच्छे से नहीं लिख पाती हूँ, मैं एटलीस्ट आधा घंटे लिखती हूँ इतना कि मैं पास हो सकूँ। फिर 10th का रिज़ल्ट आता है, फिर मुझे पता चलता है कि मेरे ओनली 62% मार्क्स आए हैं। फिर मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्यों? क्यों मैंने इतना कम मतलब किया, वर्क किया या फिर कुछ नहीं लिखा या फिर मैंने खुद पे फ़ोकस क्यों नहीं किया? अब चाचा तो चले गए, लेकिन मुझे ही आगे कुछ करना है या फिर पढ़ाई करनी है, तो मैंने डिसीज़न ले लिया है कि मैं फिर से 10th करूँगी, फिर से नहीं करना है। फिर मेरे टीचर्स आते हैं, वो मुझे समझाते हैं कि नहीं, तुझे आता तो था ना, तू कर सकती थी। ये तुझे पता है, तो तुझे दूसरों को क्यों प्रूफ़ करना है? तो ये सब छोड़, अपनी साल बर्बाद मत कर, अपने आगे की पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे का सोच कि तुझे क्या करना है। फिर मैंने एक बार सोचा कि ठीक है, मैं मैथ ले लेती हूँ, मैथ से आगे मैं देखूँगी कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मैथ मेरा उस टाइम फ़ेवरेट सब्जेक्ट। फिर मैं एडमिशन के लिए घर से जस्ट निकल ही रही होती हूँ कि मेरी मम्मी बोलती है कि तेरे पापा चाहते थे कि तू डॉक्टर बने। उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे डॉक्टर ही बनना है। फिर मैं घर से निकलती हूँ और वहाँ स्कूल में जाके बोलती हूँ कि मुझे तो सिर्फ बायो में एडमिशन लेना है। मेरे दादाजी बोलते हैं कि बेटा इतने पैसे नहीं है, क्योंकि वहाँ स्कूल की फीस काफ़ी हाई होती है, कि हम कहाँ से लाएँगे? मैं बोलती हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब डॉक्टर बन जाऊँगी सब कुछ मैनेज हो जाएगा, जैसे भी आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, ठीक है, मैं कम पैसों से भी खर्चा चला लूँगी, यूनिफ़ॉर्म एक मिलेगी तो मैं उसी में कंफर्टेबल हो जाऊँगी, उसी को पहन के स्कूल चली जाऊँगी, लेकिन मुझे अब डॉक्टर ही बनना है। फिर उस दिन से मैंने मेरी बायो की पढ़ाई स्टार्ट की, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि स्कूलिंग करने से या फिर नॉर्मल टाइप की स्टडी करने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। उस दिन स्कूल में टीचर सबसे पूछ रहे थे कि आप 12th के बाद क्या बनना चाहोगे? क्योंकि हमारे 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ गए थे। फिर मैंने हाथ खड़ा किया और मैंने बोला कि मुझे भी डॉक्टर बनना है सर। तो सर ने बोला क्या करोगे? कोचिंग कहाँ से करोगे? पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कोचिंग कहाँ से करनी है। फिर मैंने सर से ही पूछ लिया कि सर मुझे कहाँ से कोचिंग करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? तो सर ने बोला देखो, मैटर ये नहीं करता कि तुम कौन-सी सिटी से पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो या फिर जहाँ का नाम फेमस है वहाँ से पढ़ रहे हो या फिर जहाँ पे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं वहाँ से पढ़ रहे हो। तुम्हें मैटर ये करता है कि तुम वहाँ से पढ़ो जहाँ तुम्हें चीज़ें समझ आ रही हो या फिर तुम जहाँ से अपना करियर आगे बढ़ा सको, तुम्हें लगे कि तुम ये कर सकते हो। तुम्हें खुद पे भरोसा है ना, तुम वहाँ से पढ़ो। फिर कोचिंग में एक बार कोचिंग का वो जो एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है स्कॉलरशिप के लिए, वो मैंने एक सीकर की एक रैंडम कोचिंग का एग्ज़ाम दे दिया। जैसे ही मैंने वो एग्ज़ाम दिया, उसका कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आया, कोचिंग वालों का कॉल आया कि आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो आप हमारे यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी कंटिन्यू। तो फिर मैंने घर वालों को बोला कि मुझे वहाँ जाना है। तो फिर मेरे दादाजी को लोगों ने बोल दिया कि लड़की है, अब वहाँ भेज दोगे, तो कैसे करोगे? ये नहीं पढ़ेगी वहाँ जाके, भाग जाएगी, पता नहीं क्या-क्या करेगी, क्योंकि लड़की है ना, अपने गाँव से तो कोई बाहर लड़की गई नहीं है आज तक, तो वहाँ ही क्यों जाना है, घर पे क्यों नहीं पढ़ सकती? और डॉक्टर बना के क्या कर लोगे तुम? कहाँ से लाओगे इतने पैसे इसकी पढ़ाई का? सबने इतने सारे क्वेश्चन्स किए, दादाजी ने एक बार मना कर दिया कि नहीं जाना।
मेरे अंदर ये जिद थी कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैंने मेरी मम्मी को बोला, मेरे मामा जी को बोला, उन्होंने मेरे दादाजी को कन्विंस किया कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, अगर इसमें इसका नहीं होता है, इसको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर बाद में देखेंगे, पैसे का जैसे तैसे होगा हम मैनेज कर लेंगे। मेरी मम्मी सुबह उठती थी, खेत में जाती थी, काम करती थी ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो सके। फिर मैं कोचिंग में पहुंची, फर्स्ट टाइम मैंने नीट का अटेम्प्ट दिया, मेरे 480 प्लस मार्क्स आए, बट मुझे कॉलेज नहीं मिला क्योंकि मैंने उस टाइम कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी जो मुझे मतलब कॉलेज मिलने तक मेरे सपने के पास ले जाके मुझे वापस ले आई। और मैं चाहती हूँ कि वो गलतियां आप में से कोई ना करे। वो गलतियां ये थी कि मैं सिर्फ पढ़ने पे ज्यादा फोकस करती थी, उसे यूटिलाइज नहीं करती थी। मेरा कोई डाउट था तो मैं टीचर से जाके नहीं पूछती थी, मैं सोचती थी यार टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे अरे इसे ये छोटी सी चीज नहीं आ रही। और मैं ये भी कंपटीशन देखने लग गई थी कि कोचिंग में जितने बच्चे हैं उसमें से मेरे कौन सी रैंक आ रही है, उसके वजह से मैं टेंशन में आ जाती, अरे यार इसकी तो फर्स्ट रैंक आ गई, मेरी 20 क्यों आई। तो मुझे उस टाइम ये ध्यान नहीं रहा कि नहीं, बच्चे कंपटीशन मेरा इनसे नहीं है, कंपटीशन मेरा उन 20 लाख स्टूडेंट से है जो इतने सारे एग्जाम दे रहे हैं, उन सब बच्चों से है जो टॉप करने वाले हैं। फिर मैंने इतनी गलतियां की, मैंने जो मॉक टेस्ट होते हैं वो दिए तो सही, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया, घर आके उनको प्रैक्टिस नहीं किया कि मैंने इसमें कौन सी गलती कर दी, मैंने कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे अटेम्प्ट करने में गलती कर दी। बट इतना देख लिया कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और मैं सिर्फ पढ़ती गई, मुझे ये था कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। लेकिन वो गलती मेरी मतलब ऐसी गलती में बदल गई कि मुझे कॉलेज के पास लाके या फिर मेरे सपने के पास ले जाके मुझे वापस ले आई। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे करना है। फिर मैं घर गई, फिर मैंने घर पे बोला कि मुझे एक बार फिर से करना है। तो घर वालों ने बोला देख ले, अगर अभी भी तेरे पास टाइम है तो कुछ और कर सकती है। लेकिन मेरे अंदर था कि नहीं, बनना तो मुझे डॉक्टर ही है। मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो फिर मैंने उन सारी गलतियों को इग्नोर किया। मैंने स्टार्टिंग से ही मेरा एक शेड्यूल फॉलो किया, जितना क्लास में टीचर पढ़ाते थे उसी दिन उसको आके पढ़ना और उसके साथ उसके क्वेश्चंस निकालना। मतलब आपको पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ा है, या फिर आपको याद ही नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं निकालोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने पढ़ा क्या है, या फिर आपके माइंड में ही नहीं रहेगा, वो माइंड से स्किप हो जाएगा पूरा का पूरा। तो वो जो गलती मैंने फर्स्ट ईयर में की थी वो मैंने दोबारा नहीं करी। मुझे ये था कि वो सारी गलतियां मुझे फिर से करनी ही नहीं है, क्योंकि मेरा एक ड्रीम बन गया था। उस टाइम मुझे पता चला था कि एम्स नाम की भी कोई चीज है, उससे पहले मैं नहीं जानती थी कि एम्स नाम की भी कोई चीज है। उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली, क्योंकि मुझे ये पता चला था कि एम्स दिल्ली इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, जिसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट ही एडमिशन ले पाते हैं। तो मुझे था यार कि 100 जा पाते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। ये सवाल मैंने खुद से किया। फिर मुझे अंदर से जवाब मिला कि अगर तू चाहे तो जा सकती है। फिर वहां जो मेरे आसपास के फ्रेंड्स थे वो सब बोलते थे कि यार एम्स तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आज तक कोई निकला ही नहीं है एम्स के लिए। मैं बोलती थी कि तुम कुछ भी बोलो, मुझे तो एम्स ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर से करूंगी, बट मुझे एम्स ही चाहिए। मेरे अंदर एक जिद पनप गई थी। तो फिर मैं मतलब मेरे छोटा भी डाउट होता ना, मैं टीचर से फटाफट जाके मिल लेती थी कि ये चीज सर ऐसे हुई है तो ऐसे क्यों नहीं हो सकती, या फिर मैंने यहाँ पे ये गलती कैसे करी, या फिर मैं इसको यूटिलाइज कैसे कर सकती हूँ, या मैं इसको सही कैसे कर सकती हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप शर्माइए मत। अगर आप छोटी सी भी गलती करें तो ये मत सोचिए, आपको नहीं समझ आ रहा तो ये मत सोचिए कि यार टीचर से पास जाऊंगी तो ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने ये क्या कर दिया, या फिर मैं इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही क्या, या फिर तुम्हें इतना सा नहीं समझ में आ रहा। अरे सोचने दीजिए यार, दुनिया का काम है सोचना, तुम्हें तो अपने सपने पूरे करने हैं ना। मैंने ऐसे ही अपनी लाइफ कंटिन्यू रखी। जैसे जैसे एग्जाम के दिन आए, फिर से मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए, उस टाइम मैंने अपने टॉपिक को अच्छे से कवर किया इतना। और फिर फर्स्ट टाइम मैंने एक और गलती भी करी थी, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी बायो की, क्योंकि मुझे वो पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है। फिर सेकेंड टाइम मैंने एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ा कि मैं बायो में एक भी नेगेटिव नहीं कर पाई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो बायो में, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर एक दिन जैसे जैसे मॉक टेस्ट चलते गए, आई थिंक 3 मंथ एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उस टाइम ही मेरी कुछ ऐसी गलतियां थी जो मैं फिर से कर रही थी, लेकिन उसको टाइम मैंने वो गलतियां करी तो सही, लेकिन उनको उसी टाइम समझा भी कि मैंने ये गलती क्यों कर दी, कैसे कर दी, और उसको सुधारा भी। फिर नीट के एग्जाम का दिन आया, मैं एग्जाम हॉल में गई, मैंने अच्छे से एकदम ऐसे सोच के एग्जाम नहीं दिया था कि मुझे टॉप करना है। फिर मैंने ये सोच के एग्जाम दिया था
कि मुझे जितना आ रहा है मुझे उतना बेटर परफॉर्म करना है, डिपेंड नहीं करता कि मार्क्स कितने आएंगे। फिर मैं जैसे एग्जाम हॉल्स में से बाहर आई, मुझे लगा अरे यार मैंने तो बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन तब भी मैं खुश नहीं थी क्योंकि वो एम्स का एग्जाम नहीं था। उस टाइम एम्स और नीट अलग अलग होते थे। फिर उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे 680+, उसमें मेरी अंडर 100 रैंक आ गई थी, लेकिन तब तक एम्स का रिजल्ट नहीं आया था। एम्स का एग्जाम नीट से 1 महीने बाद होता था। जब एम्स का एग्जाम था तब भी मैंने अच्छे से परफॉर्म किया, लेकिन उस टाइम मेरे को एक दुख था क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई, यानी देख ही नहीं पाई, मुझे टाइम कम पड़ गया था क्योंकि उसमें 200 क्वेश्चंस आते थे और वो क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थे, मतलब टाइम ज़्यादा लेते थे। लेकिन मेरे को ये तो था कि मुझे कॉलेज तो मिल जाएगा एम्स में कोई, लेकिन मुझे ये नहीं था कि यार एम्स दिल्ली मिल जाएगा या फिर मैं एम्स दिल्ली तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं डरी हुई थी। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद एम्स का रिजल्ट आया। फिर मैंने देखा मेरा रिजल्ट, मैं देख ही नहीं पाई एक बार के लिए। तो मैंने देखा कि मैंने 58 रैंक हासिल किया है, ऑल इंडिया 58 रैंक। और मैं खुशी से पागल हो गई, और मुझसे ज्यादा पागल मेरे घर वाले कि यार इसने तो कर दिया। फिर जो लोग बोल रहे थे आसपास कि नहीं लड़की को बाहर क्यों भेजा, ये क्या करेगी, कैसे करेगी, ये तो भाग जाएगी, वो करेगी, वो सब आके बोल रहे अरे वाह बेटा तूने बहुत अच्छा किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। फिर उस दिन मैंने वो सब कर लिया। फिर मैं एम्स में एडमिशन के लिए निकली, लेकिन यही था कि घर में कोई नहीं था जो मुझे एडमिशन के लिए या फिर दिल्ली ला सके। मैं अकेली एम्स में एडमिशन के लिए निकली, जो एम्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन था। उस दिन भी कोई नहीं आया साथ में, क्योंकि सबको ये था कि यार इसे तो एम्स मिल गया, हमारे बच्चे तो कुछ कर नहीं पाए। एम्स दिल्ली में एडमिशन का दिन आ गया था, मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था। मैंने सबसे पूछा, मेरे कजन भाई बहन से भी, मेरे रिलेटिव से भी, कि कोई मेरे साथ चलेगा। सबने मना कर दिया कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, हमें ये काम है। दादाजी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरे को ये था कि यार मैं भी नहीं जानती दिल्ली में क्या है, क्योंकि मैं पहली बार आई थी और दादाजी भी कभी नहीं आए। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। उस दिन मैं घर से 8 बजे निकली, रात को 8 बजे, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ से कोई ट्रेवल का कोई साधन नहीं था। फिर मैं अपनी सिटी भादरा पहुंची, वहां से मेरी 11 बजे की रात को बस थी। तब तक मैं पूरी रात सड़क पे बैठ के बाद मतलब बस का वेट कर रही थी, रात को 11 बजे तक। फिर वहां से मैं दिल्ली पहुंचती हूँ सुबह 5 बजे। फिर वहां मैं जैसे ही पहुंची, सबसे बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ ये हो गया कि मैं बिना चश्मा के पास का देख नहीं पाती हूँ। और जैसे ही मैं वहां पे पहुंची, मेरा चश्मा ब्रेक हो गया। मैंने कहा यार ये सुबह सुबह क्या हो गया, अब मैं कैसे जाऊंगी, मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और वहां पे बहुत सी सारी चीजें ऐसी होती है जो डॉक्यूमेंट्स में देखनी होती है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ये दिन, इसके लिए तो मैंने इतनी मेहनत की है, ये मुझे स्किप नहीं करना है। मैं कैसे भी जैसे भी तैसे भी मैं एम्स दिल्ली पहुंच गई। फिर मैंने मेरा एडमिशन लिया। जैसे मुझे एडमिशन मिला, मेरे डॉक्यूमेंट्स का पूरा काम हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने घर पे कॉल किया कि मम्मी मुझे एम्स दिल्ली मिल गया, आज मेरा सपना पूरा हो गया। घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन मेरे अंदर एक और टेंशन थी कि मुझे अब घर भी वापस जाना है, और रात का टाइम हो चुका था कि मैं घर अब कैसे जाऊंगी। लेकिन फिर जैसे भी मुझे ये भी था कि मैं रात को रुकूं भी तो रुकूं कहाँ। फिर मैं निकल पड़ती हूँ बस में। मैं रात सुबह 5 बजे घर पहुंचती हूँ, गांव से कुछ दूर पे बस मुझे छोड़ देती है। उस टाइम मैंने सोचा यार रात को घर वालों को फोन करूंगी तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर का रास्ता था। डर तो लगता है, लेकिन मैं फिर भी उस अंधेरे वाले रास्ते को चलते हुए अपने घर ही पहुंच जाती हूँ। घर वाले भी शौक हो जाते हैं कि ये रात को ऐसे कैसे आ गई, क्योंकि मैंने 1-2 कजन्स को कॉल किया था जो मुझे बाइक से या फिर किसी साधन से लेके आ सकते थे, उन्होंने मना कर दिया। और मेरे घर पे कोई था नहीं जो मुझे लेने आए। दादाजी थे, वो पैदल आते तो फिर वो रात को आते, वो खुद परेशान होते, मुझे वहां पे रोड पे वेट करना पड़ता। इससे बेटर यही था कि मैं चली जाऊं। तो उस दिन तो ये सब कुछ हो गया, मुझे एम्स दिल्ली मिल गया, मेरी जर्नी अच्छी चल रही थी। फिर कुछ लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया, घर वालों को बोलना शुरू किया, अरे एम्स में एडमिशन तो मिल गया, आपको क्या लगता है एमबीबीएस कर लेने से डॉक्टर बन जाएगी? बनना तो इसे गायनेकोलॉजिस्ट ही है। मैंने कहा नहीं, मुझे बनना है तो न्यूरो सर्जन बनना है। तो उन्होंने बोला नहीं, लड़कियां न्यूरो सर्जन नहीं बनती, और वैसे भी एमबीबीएस कर लेने से ये डॉक्टर नहीं बन जाएगी, अभी तो बहुत टाइम है इसे डॉक्टर बनने में। जब तक ये 30-35 साल की नहीं हो जाएगी तब तक डॉक्टर नहीं बनेगी। तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपके घर कमाने वाला अभी भी कोई नहीं है। तो मैंने फिर से घर वालों को बोला, इन्होंने पहले भी बोला था लोगों ने, तो आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तो मेरी अच्छी बात खासी मेरी एमबीबीएस की जर्नी चली। एमबीबीएस की जर्नी में फन भी होता है, एंजॉय भी होता है, लेकिन स्टडी भी उतनी ही करनी पड़ती है जितनी आप कोचिंग टाइम में करते हो।
तो मैंने वो स्टडी ऐसे बिना किसी गलती के अपनी कंटिन्यू रखी। मेरा ये शेड्यूल रहता है कि मुझे कोई भी चीज़ कल पे नहीं छोड़नी है। मुझे ऐसा होता है कि जो चीज़ आज करनी है वो आज ही करनी है, क्योंकि आप चीज़ कल पे छोड़ दोगे तो वो आगे कल, कल, कल करती जाएगी। तो मेरा मेरा वो शेड्यूल मैंने स्टार्टिंग से बना के रखा। जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, तो उस टाइम मुझे ये था कि अभी मेरे पीजी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैंने मेरा पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही था, जब मैं क्लास में गई, सब लोग एक अलग ही फ्लो में बात कर रहे थे। वो था इंग्लिश, और मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट थी। मुझे इंग्लिश आती नहीं थी। मैं इंग्लिश पढ़ तो सकती थी, लिख भी सकती थी, लेकिन इंग्लिश बोलने में मुझे प्रॉब्लम थी। फिर क्या? मैं फिर से एक बार स्ट्रेस में आ गई कि यार मैं कहाँ आ गई? मैं ये कर तो पाऊँगी? कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? मैंने कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया? फिर मैंने कहा नहीं यार, अगर यहाँ तक आई हूँ ना, तो यहाँ से पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, आगे ही जाना है। अगर ये लोग कर पाए तो इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही है ना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे, हिंदी मीडियम स्कूल से आए थे, तो लोगों के ताने भी सुनने को मिले, अरे क्या यार तुम तो हिंदी मीडियम वाले हो, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम क्या करोगे यहाँ पे? प्रोफेसर भी बोल देते थे जब वाइवा होता था, हिंदी मीडियम वाले हो तुम, तुमसे कुछ नहीं होना। कुछ दिन तक बोलते रहे, फिर जैसे-जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पास में आया, तब मैंने इंग्लिश बोलना भी कुछ हद तक सही कर लिया था। लेकिन क्या था कि वो आदत से मजबूर थे, हिंदी आ ही जाती थी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती थी। फिर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पास में आया, तब मेरे पास एक स्ट्रेस आ गया कि यार अब क्या होगा? क्योंकि 50% मार्क्स लाने हैं, पास करना है, और टीचर से मेरे बॉन्ड इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं हिंदी में जो बात करती थी, उन्हें चाहिए था इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने के लिए। फिर मैंने एग्ज़ाम दे इतना अच्छे से एग्ज़ाम्स को लिखा। फिर मेरा वाइवा का टाइम आया। तब तक मैंने इतनी कोशिश की, मतलब जैसा भी जितना भी मैं अच्छे से लिख सकती थी, बोल सकती थी इंग्लिश को, मैंने सीख चुकी थी। मैंने डेली इंग्लिश लर्निंग क्लासेस या फिर गूगल के थ्रू या जहाँ से भी मैं मैटर इकट्ठा कर सकती थी, जो भी कर सकती थी, मैंने पूरा कोशिश किया। मैंने अपना पूरा टाइम 100% इंग्लिश को दे दिया था। फिर वाइवा का दिन आया, टीचर से 1 टू 1 कन्वर्सेशन हुई। उस दिन टीचर ने भी कुछ नहीं बोला कि तुम हिंदी मीडियम वाले हो। मैंने कहा यार आज तो सर ने भी कुछ नहीं बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फेल कर देंगे। अंदर से एक डर भी था और एक खुशी भी थी कि सर ने कुछ नहीं बोला। फिर कहा पता नहीं यार, रिजल्ट आने पे पता चलेगा। फिर रिजल्ट आया और मैंने उन सारे बच्चों से अच्छे मार्क्स हासिल किए जो इंग्लिश में बात तो कर पाते थे और दूसरों को बोलते भी थे कि यार तुम हिंदी मीडियम वाले हो। फिर उस दिन एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार ये मैटर नहीं करता था कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से, तुम कहाँ भी पहुँच जाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो और इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। उस दिन भी मैंने सबसे अच्छा परफ़ॉर्म किया था, ऑल इंडिया 1 रैंक वाले बच्चे से भी ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किया था। उस दिन से मुझे सब चाहने भी लगे थे, नए दोस्त भी बनने लगे थे, क्योंकि तब तक ऐसा था कि यार हिंदी मीडियम वाले हैं, कोई ढंग से बात भी नहीं करता था और मेरे पास पार्टी करने के लिए पैसे भी नहीं थे और ना ही मुझे पार्टी करने में कोई इंटरेस्ट था। तो लोगों का क्या होता है, जब बच्चे नए-नए आते हैं, एडमिशन मिल जाता है अच्छे कॉलेज में, तो उनका होता है कहीं बाहर घूमने चलो, पार्टी करो, अच्छा खाओ-पियो। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं पार्टी करूँ या फिर उनके साथ घूमने जाऊँ। मैं उनसे अलग रहती थी। मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे स्टार्टिंग में। लेकिन जिस दिन मेरा अच्छा रिजल्ट आया, अच्छे मार्क्स आए, सब मेरे दोस्त बनने को आ गए। मैंने कहा यार ये भी ठीक है। लेकिन ये भी बात मुझे समझ आ गई थी कि यहाँ पे सब मतलब के लोग हैं। अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारे पीछे सब है। अगर तुम अच्छा जिस दिन नहीं करोगे, उस दिन सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तो आपकी भाषा चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, मैटर नहीं करता, आप कहीं भी पहुँच सकते हो। तो एक छोटी-सी बात थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी थी। अभी रिसेंटली नवंबर में मैंने पीजी का एग्ज़ाम दिया एंड आई गॉट ऑल इंडिया 4th रैंक। फिर मेरे फ्रेंड से बोला, "यार तुझे सर्जन ही क्यों बनना है? अब तेरी 4th रैंक आई है तो तू और भी अच्छी ब्रांच ले सकती है जिसमें तुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुझे बैठे-बिठाए उतना पैसा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, फिर तुझे इतनी मेहनत वाला काम ही क्यों करना है? तुझे खड़े ही क्यों रहना है? मतलब तू लड़की है यार, इतनी मेहनत कैसे करेगी?" लेकिन मेरे अंदर तो था नहीं, तुम कुछ भी बोलो, मुझे न्यूरो सर्जरी ही चाहिए। फिर मेरा सबमिशन का काउंसलिंग के लिए सबमिशन का दिन था। फिर सबने बोला कि एक बार फिर से सोच ले, तू रेडियो भी ले सकती है, डर्मा भी ले सकती है, तू कोई भी डिपार्टमेंट ले सकती है, तू सर्जरी में ही क्यों जाना चाहती है, वो भी न्यूरो में। मैंने कहा नहीं, मैंने उसमें मेरी चॉइस डाली न्यूरो सर्जरी। फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है कि आई गॉट न्यूरो सर्जरी ब्रांच एंड एमसीएच
6 ईयर कोर्स। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि फाइनली मेरा ड्रीम उस दिन पूरा होने वाला था। क्योंकि मेरा ड्रीम सिर्फ डॉक्टर बनने का नहीं था, मेरा ड्रीम था न्यूरो सर्जन बनने का। और मैं आज 25 साल की हूँ और मैं न्यूरो सर्जन बनने के इतने करीब हूँ। तो लोग जो बोलते हैं ना, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि लोगों को बोलने दो यार। लोग बोलते 35 साल की उम्र तक तुम डॉक्टर ही बनोगे, किसने कहा है नहीं बनोगे? क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि यार हम एम्स दिल्ली तो नहीं पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम वाले। नहीं, मैं भी तो पहुंची ना, आप पहुंच सकते हो। तो ये थी मेरी जर्नी और ये था मेरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का स्ट्रगल, जो आप सबने देखा है। और अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप सब भी कर सकते हो।